कहां पर होगा, इसके टोटल के कारण कैलकुलेट करना। ये किया था, तो यहां पर भी। हेलो प्यारे बच्चों, सभी बच्चों को नमस्कार। यस, वेलकम टू नेक्स्ट क्लास ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यस बच्चे, आज की क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यस, यहाँ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स है कि आप किसी भी सरफेस पर या किसी लाइन पर या किसी वॉल्यूम में आप यदि चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो वो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो हर जगह हर पॉइंट पर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यस हो नो? यस। अब सब मानना, सपोज कीजिए मेरे पास ये एक सरफेस है। अब मैं एक मशीन लेके आया और उस मशीन से चार्ज को फेंका फेंका तो इसकी पूरा जो टोटल सरफेस है उसके ऊपर चार्ज क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब मेरे को किसी ने कहा कि यहां पर चेक कर कितना है, तो यहां चेक किया तो यहां पर भी कितना है, 2 कूलम। यहां चेक किया तो यहां पर भी कितना है, 2 कूलम। यहां चेक किया तो यहां पर भी कितना है, 2 कूलम। मीन्स मीन्स हर पॉइंट पर चार्ज क्या है, सेम है। ओके, हाँ। अब इसको सेकंड वे के अंदर कैसे डिफाइन करेंगे? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मीन्स ये भी कह सकते हैं कि चार्ज का ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जिसके अंदर ईच पॉइंट चार्जेज के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस बहुत कम हो। सेपरेशन डिस्टेंस क्या हो, बहुत कम हो। मीन्स एक चार्ज के पास दूसरा चार्ज, दूसरे के जस्ट पास कौन सा, तीसरा चार्ज। यस और नो? यस। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा। तो मेरा जो आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका मीन्स मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर ध्यान देना, सर इसका क्या डेफिनेशन है? इसका डेफिनेशन है, इन ए continuous charge distribution, distributing all charges are closely bound together. Yes, क्या कह रहा है, क्लोजली बाउंड टूगेदर। मीन्स ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें चार्ज क्या हो, बहुत पास पास हो, मतलब बहुत नजदीक हो, क्लोजली बाउंडेड हो। उस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहा जाता है, कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यस, दैट मीन्स यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां पर मैंने जो दोनों डेफिनेशन बताई वो दोनों यहां पर क्लियर हो रही हैं। या तो ऐसे कह दो कि सरफेस पर चार्ज का ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जिसके अंदर हर पॉइंट पर चार्ज क्या हो, इक्वल हो, उसका अमाउंट इक्वल हो। सेकंड, मैंने ये भी कहा कि ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जिसके अंदर चार्ज क्या हो, पास पास हो, उसे क्या कहा जाता है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, यस। हाँ, अब ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, यह आपका 3 टाइप का होता है। जैसे सर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट का मीन्स क्या होता है, किसी लाइन के अलोंग, किसके अलोंग बच्चा, लाइन के अलोंग, है ना। तो देखो यहां पर मेरा समझना, ये मैंने एक लाइन ली इस टाइप का, कोई वायर है या कोई लाइन है। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, है ना। तो यहां पर ये इसका मीन्स क्या हुआ, सर इसके हर पॉइंट पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इक्वल है। हर जगह पर अमाउंट ऑफ चार्ज क्या है, सेम है। यस हो नो? यस। तो कहा यदि कोई चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी लाइन के अलोंग हो, किसी लेंथ के अलोंग हो, तो उसे क्या कहा जाता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब ये भी ध्यान देना, अब सुनना बच्चा। सर जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसके अंदर जैसे मैं कुछ इसका एग्जांपल बताऊं, ऐसा एग्जांपल बताऊं जिसके अंदर लेंथ कैलकुलेट होती हो। क्या कैलकुलेट होती हो बच्चा, लेंथ। ध्यान से समझना मेरी बात को, ध्यान से समझना, जिसमें लेंथ कैलकुलेट होती हो। सर ऐसा बताओ ना कोई एग्जांपल, मैं बता दूं। रिंग, जो आप रिंग पहनते हो ना हाथ में, रिंग। रिंग क्या होती है बच्चा, रिंग कैसे बनती है कि एक स्ट्रेट वायर लिया और उस वायर को जब सर्किल फॉर्म में मैं बेंट कर दूं, किस फॉर्म में बेंट कर दूं, सर्कुलर फॉर्म के अंदर बेंट कर दूं, तो वो क्या बन जाती है, रिंग बन जाती है।
क्या आपको ऐसा सुना है कभी कि जो रिंग होती है उसका एरिया होता है या ऐसा कुछ होता है ना? सरफेस एरिया, एरिया वैसे होता है सर्किल का, लेकिन सरफेस एरिया वॉल्यूम ऐसा सुना है नहीं? क्या कहते हो? सरकमफेरेंस इतनी है, इसकी लेंथ इतनी है, ऐसा सुना ना? हाँ, तो वही बात यहां पर है। अब यदि मैं इस रिंग के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करूं तो वो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा? इसकी सरकमफेरेंस पर होगा। कहां पर होगा? इसके सरकमफेरेंस पर होगा। तो इसका मीन्स हुआ सर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल क्या बन गया आपका? रिंग बन गया। या सुनो, क्या बन गया बच्चा? रिंग बन गया। ओके, सेकंड कौन सा आपका? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कह दो या इसको कह दो आप एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा बच्चा? एरियल, है ना? ये भी आपको ध्यान में रखना। एरियल, एरियल का मतलब एक एरिया पर, है ना, सरफेस के ऊपर। तो सरफेस पर जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहा जाता है? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, यस, ये ध्यान रखना। अब ध्यान देना मेरी बात को। सर इसका कोई एग्जांपल बताओ, इसका कोई एग्जांपल बताओ। जैसे मैं कहूं आपको स्पेरिकल सेल, हाँ स्पेरिकल सेल। अब कैसे? कैसे? क्या स्पेरिकल सेल के अंदर मास होता है क्या? नहीं। जहां मास नहीं होता वहां चार्ज होगा क्या? नहीं। तो जो भी चार्ज दिया जाएगा वो कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा? उसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो वो कौन सा हो गया आपका? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे इसका एक इंपोर्टेड एग्जांपल और बताऊं, डिस्क। डिस्क, डिस्क जानते हो ना? डिस्क जानते हो? जैसे मान लीजिए टमाटर को अपन सलाद की फॉर्म में कट कर रहे हैं, है ना? तो वो टमाटर का एक सर्कुलर वो होता है और उसके अंदर टमाटर में भरा हुआ होता है, मटेरियल भरा होता है ना? हाँ, तो वो क्या बन गई? डिस्क। जैसे सेकंड एग्जांपल ये बताऊं, मान लीजिए कोई आयरन की पत्ती है ना? कोई लोहे की प्लेट है, उस लोहे की प्लेट को मैंने सर्कुलर फॉर्म में कट कर लिया, तो वो क्या बन जाएगी बच्चा? डिस्क बन जाएगी। अब उस डिस्क को जो भी चार्ज दिया जाएगा ना वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा? उसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। यस और नो? यस। थर्ड कौन सा आपका? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मीन्स क्या होता है? सर एक ऐसा टाइप का शेप होता है जिसमें कोई मशीन से मैंने चार्ज फेंका और उसके टोटल वॉल्यूम के अंदर क्या हो जाए? स्प्रेड हो जाए, फैल जाए, टोटल वॉल्यूम के अंदर फैल जाए। तो वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सर इसका भी कोई एग्जाम्पल बताऊं? तो इसका एग्जाम्पल कौन सा बता सकता हूं मैं? इसका एग्जाम्पल बता सकता हूं, क्यों नहीं बता सकता? क्या? सर आप ले लो सॉलिड स्फीयर। क्या ले लो? सॉलिड स्फीयर। अच्छा, अब आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आएगा, सर यदि सॉलिड स्फीयर आपका कंडक्टर हुआ तो? सही बात है भाई। क्यों? क्योंकि कंडक्टर जो सॉलिड स्फीयर होता है उसको जो भी चार्ज दिया जाता है वो कहां डिस्ट्रीब्यूट होता है? सरफेस पर होता है सर। सही बात है। तो इसका मतलब कौन सा लेंगे? कौन सा लेंगे बच्चा? बताओ बताओ, फटाफट बताओ। इंसुलेटर लेंगे। कौन सा? इंसुलेटर। तो कौन सा एग्जांपल बन गया इसका? इंसुलेटर सॉलिड स्फीयर। यस, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो कितने टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है? 3 टाइप्स का। वन इज लीनियर चार्ज, सेकंड इज सरफेस, थर्ड इज वॉल्यूम। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, हाँ, अब ध्यान से समझना। जैसे मैं यहां पर आपको बताऊं, जब यहां पर बताऊं जो फर्स्ट पॉइंट आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसका डेफिनेशन देख लीजिए। इफ द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द कंडक्टर लेंथ इट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स कैसा? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहां पर हो बच्चा? लेंथ पर हो। किस पर हो? लेंथ पर। उसे क्या कहा जाता है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, फर्स्ट पॉइंट। अब ध्यान देना, सपोज मैंने ये एक वायर ले लिया। ये क्या ले लिया बच्चा? वायर ले लिया मैंने। ओके, है ना? स्ट्रेट वायर है। कैसा वायर है? स्ट्रेट वायर है, मैंने ले लिया, है ना? इसका जो भी लेंथ है मुझे नहीं पता, जो भी लेंथ है ना? जो भी लेंथ होगा, एल लेंथ होगा सपोज कीजिए। अब मैंने क्या किया? वो मशीन लेके आया। कौन सी? जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करती है ना? तो उस मशीन से मैंने कहा इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो उसने कहा
झू, तो उसने चार्ज को फेंक दिया और जैसे वो चार्ज टोटल लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, टोटल लेंथ पर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यस और नो, यस। अब मैंने क्या किया, ये जो टोटल लेंथ है इसके ऊपर मैंने एक एलिमेंट्री पार्ट ले लिया, एक छोटा सा पार्ट ले लिया। क्या ले लिया बच्चा, छोटा सा पार्ट ले लिया एक। ठीक है सर, ले लो, ले लिया। और इस छोटे से पार्ट का जो लेंथ है ना, वो कितना बेटा, dl है। कितना लेंथ है, dl। अब देखो इस dl लेंथ पर थोड़ा बहुत तो चार्ज होगा। क्या होगा, थोड़ा बहुत तो चार्ज होगा। और वो चार्ज मैंने कितना अज्यूम कर लिया, dq अज्यूम कर लिया। कितना अज्यूम कर लिया, dq। यस, तो dl लेंथ पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, dq है। यस और नो, यस। अब ध्यान से समझना, सर ये लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखो इसके वर्ड के अंदर ही डेफिनेशन छुपी हुई है। कैसे, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मीन्स हुआ सर यूनिट लेंथ का चार्ज। सिंपल वे में याद रखो, यूनिट लेंथ का चार्ज। अब देखो सर यहां पर ध्यान देना, डी एल लेंथ पर, ओके, डी एल लेंथ पर कितना चार्ज है, फटाफट बोलो, डी क्यू। तो यूनिट लेंथ पर कितना होगा, डी क्यू अपॉन डी एल होगा। सही बात है, कितना होगा, डी क्यू अपॉन डी एल। और इसी को क्या कहा जाता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहा जाता है। और लीनियर चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट किया जाता है, लैम्बडा से डिनोट किया जाता है। किससे, लैम्बडा से। ध्यान में रखना, लैम्बडा। ओके, तो लैम्बडा इक्वल टू क्या बन गया, डी क्यू अपॉन डी एल। यस और नो, यस। ओके, अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, सर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन राइट कर दी। अब यहां पर पॉइंट ये आता है, यहां पॉइंट ये आता है सर लीनियर चार्ज डेंसिटी का डेफिनेशन क्या होगा, इसका डेफिनेशन क्या होगा। तो इसका डेफिनेशन मैं सिंपल वे में कह दूं, क्या क्या, अमाउंट ऑफ चार्ज, यस, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ। सही बात है, पर यूनिट लेंथ। इसी को क्या कहा जाता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहा जाता है। मींस यूनिट लेंथ का चार्ज। तो डीएल लेंथ का चार्ज कितना बच्चा, डी क्यू। तो यूनिट लेंथ का कितना होगा, डी क्यू अपॉन डीएल। यस और नो, यस। तो यहां पर मैंने शो कर दिया लैम्बडा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डीएल। अब समझिएगा सर इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा। तो देखो लैम्बडा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डीएल, चार्ज का यूनिट क्या होता है आपका, कूलाम। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो इसका यूनिट क्या बनेगा, कूलाम अपॉन मीटर। क्या बनेगा बच्चा, कूलाम पर मीटर। ये ध्यान में रखना, ये ध्यान में रखना, क्या बनेगा, कूलाम पर मीटर। यस, अब यदि कूलाम पर मीटर बनेगा तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो समझो बेटा, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, 80, और मीटर का क्या होता है, एल। एल ऊपर आएगा तो क्या बनेगा बच्चा, एल माइनस 180। क्या यही बनेगा क्या, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, यस और नो, यस। अब थोड़ा देखो आपके माइंड में ये आएगा, सर इसके बेस पर क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। क्या कहा मैंने, क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, वो मैं आपको यहां बताता हूं। इसके बेस पर क्वेश्चन किस टाइप का आएगा वो समझना। चलो समझते हैं, समझते हैं। क्या, मेरा क्वेश्चन है कि टोटल चार्ज
कैपिटल क्यू क्या है? क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। किस पर? किस पर? रिंग पर, जिसका रेडियस कितना है? जिसका रेडियस कितना बच्चा? कैपिटल आर। तो आपका क्वेश्चन क्या है? एक आर रेडियस का रिंग है जिस पर टोटल कैपिटल क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। देन कैलकुलेट लैम्बडा, लीनियर चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट कीजिए। करते हैं, देखो आंसर में आ जाओ, आंसर में आ जाओ। क्या कहोगे? वी नाउ दैट, क्या कहा था? लैम्बडा क्या होता है? लैम्बडा होता है टोटल चार्ज, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। यही होता है कि बच्चा, याद करो, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। अब टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ? कैपिटल क्यू। टोटल लेंथ, अब रिंग का जो लेंथ है ना वो कौन होता है? उसका सरकमफेरेंस होता है। और सरकमफेरेंस कितना बच्चा? 2 पाई आर। तो ये आंसर आ गया, नहीं आ गया? कितना आ गया? Q अपॉन 2 पाई आर। यही कौन होता आपका? लीनियर चार्ज डेंसिटी। यस और नो? यस। तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो ध्यान में रखना, ओके? ध्यान रहेगा? यस और नो? यस। अब थोड़ा सा एक पॉइंट और समझना, एक पॉइंट और समझना। क्या समझे सर? अभी बताता हूं क्या समझना आपको। देखो 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 देखो, हाँ, क्या समझना है? देखो, ये आपका क्या बेटा? एक लाइन है। क्या है? लाइन है। अब मैंने इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, कर दो। ये लो, ये कर दिया, कर दिया। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये कर दिया, कर दिया। जिसका चार्ज डेंसिटी कितना है? इसका चार्ज डेंसिटी कितना है बेटा? प्लस लैम्बडा है ना? लैम्बडा का मीन्स बार बार याद कर लो दिमाग में, लैम्बडा का मीन्स होता है यूनिट लेंथ का चार्ज। बस माइंड में फिट इतना ही रखो, यूनिट लेंथ का चार्ज, उसी को क्या कहा जाता है? लैम्बडा कहा जाता है। अब आप कहोगे सर आपने तो एक बात बताई थी, आपको याद हो तो? मैं पूछूंगा क्या? ये बात बताई थी, कोई भी चार्ज अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, कही थी। और कही थी तो कहा सर यहां पर भी तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहां पर भी तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। क्या हो रहा है? तो कहा ये भी तो खुद के चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना चाहिए। श्योर करेगा, क्यों नहीं करेगा? लेकिन सर हमने ये भी पढ़ा था, क्या? किसी पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आया था। तो क्या सर वही फॉर्मूला इसके लिए भी होगा? नहीं। क्यों नहीं? वाई? बिकॉज क्या बताया था मैंने, याद करो। मैंने ये कहा था सर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आता है वो किसके कारण आता है? पॉइंट चार्ज के कारण आता है। किसके कारण? पॉइंट चार्ज। अब बताओ ये क्या कोई पॉइंट चार्ज है क्या आपका? ये पॉइंट चार्ज है क्या? तो कहा सर हमें क्या पता, हमें तो आपने ये कहा था पॉइंट चार्ज को कैसे पता लगाया जाता है कि उसका साइज यदि डिस्टेंस के कंपेयर में क्या हो? नेग्लिजिबल हो। यहां डिस्टेंस कहां है? चलो मैं यहां पर शो कर देता हूं डिस्टेंस, करो शो फिर। देखो ये ले लिया मैंने पॉइंट, ये क्या ले लिया? पॉइंट पी ले लिया। यस और नो? यस। अब कहा, अब बताओ ये पॉइंट चार्ज है या नहीं है? तो बताओ इस पॉइंट का यहां से डिस्टेंस कितना है? इतना। क्या इसके कंपेयर में इसका साइज नेग्लिजिबल है क्या? नहीं है सर। तो क्या ये पॉइंट चार्ज है क्या? नहीं है। यदि पॉइंट चार्ज नहीं है तो इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाए?
सही बात है, नहीं कैलकुलेट किया जा सकता। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको इसमें एक एलिमेंट्री पार्ट अज्यूम करना चाहिए। क्या अज्यूम करना चाहिए? एलिमेंट्री पार्ट अज्यूम करना चाहिए। सही सुना तो ध्यान दो। सर ये एलिमेंट्री पार्ट ले लूं क्या? ले लो, ले लिया। जिसका लेंथ कितना अज्यूम कर लिया बच्चा मैंने? dl। और dl लेंथ पर, अब ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। सर dl लेंथ पर चार्ज कितना होगा? फटाफट बोलो। dq। छोटी सी लेंथ पर चार्ज का अमाउंट भी क्या होगा? छोटा। तो कितना ले लिया मैंने? dq ले लिया। अब बताओ सर dq किसके इक्वल होगा? अरे तो भैया यूनिट लेंथ का चार्ज कितना है? लैम्बडा। और आपको कितनी लेंथ का चाहिए? dl लेंथ का। तो लैम्बडा इंटू क्या हो जाएगा? dl। तो ये क्या बन जाएगा? लैम्बडा इंटू dl। बोलो यही चार्ज आएगा नहीं आएगा? आएगा। अब क्वेश्चन ये बनेगा, सर एलिमेंट्री पार्ट अज्यूम क्यों किया? इसलिए अज्यूम किया कि अब इस डिस्टेंस के कंपेयर में इस एलिमेंट्री पार्ट का जो साइज है वो एक क्या है? नेग्लिजिबल है। और नेग्लिजिबल है तो इस एलिमेंट्री पार्ट को क्या माना जा सकता है? पॉइंट चार्ज माना जा सकता है। हाँ या ना? क्या माना जा सकता है? पॉइंट चार्ज। चलो ये पॉइंट चार्ज बन गया। अब कहा सर इस पॉइंट चार्ज से इससे इस पॉइंट का डिस्टेंस, तो मैंने ये ले लिया, ले लिया। और ये डिस्टेंस कितना ले लिया बच्चा मैंने? r। कितना ले लिया? r। अब देखो इसका मतलब मेरा टॉपिक क्या हुआ? मेरा टॉपिक क्या हुआ यहां पर? टॉपिक बोलो फटाफट क्या हुआ? मेरा टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, intensity of electric field at point due to linear charge distribution। ओके ओके, यही टॉपिक है क्या? सर यही है। अब इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए। तो क्या कहोगे? आप कहोगे we know that intensity of electric field due to point charge। पॉइंट चार्ज बताओ मेरे बच्चों फटाफट, पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बोलो। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यस, अप्लाई कीजिए। के क्यू, क्यू कौन था? पॉइंट चार्ज का अमाउंट। यहां पॉइंट चार्ज कौन है? ये एलिमेंट्री पार्ट है। इसका चार्ज कितना है? डी क्यू है। तो क्यू की जगह क्या रख दूंगा? डी क्यू। ओके, अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या था वहां पर? चार्ज एंड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो कितना है आपका? आर। तो यहां क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर। किसका फॉर्मूला है ये? ई का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। लेकिन कहा सर ये एलिमेंट्री पार्ट पर तो चार्ज का अमाउंट क्या है? छोटा सा है। तो इसके कारण इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका अमाउंट भी क्या होगा? छोटा सा होगा। और वो अमाउंट कितना ले लिया? डीई। कितना ले लिया मैंने? डीई ले लिया। तो एलिमेंट्री पार्ट के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। सर हमें एलिमेंट्री पार्ट के कारण नहीं चाहिए, किसके कारण चाहिए? टोटल लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण चाहिए। तो मुझे बताओ इस टोटल के ऊपर ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्री पार्ट खूब सारे होंगे या नहीं होंगे? होंगे। और खूब सारे होंगे, अब ध्यान से समझना, खूब सारे होंगे तो सभी एलिमेंट्री पार्ट इस पॉइंट पर क्या प्रोड्यूस करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। सभी के कारण आ जाएगा। अब उन सब का क्या कर दो? ऐड कर दो। क्या कर दो बच्चा? ऐड कर दो। अब क्वेश्चन ये बनता है सर ऐड एल्जेब्रिक सम करें या वेक्टर सम करें?
तो मेरे प्यारे बच्चों आप कैलकुलेट क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड। वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर है, वेक्टर क्वांटिटी है। और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका एडिशन कैसा होगा बच्चों, वेक्टर एडिशन होगा। तो वेक्टर एडिशन होगा तो इसके ऊपर मुझे डायरेक्शन शो करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। सर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, जॉइनिंग लाइन के अलोंग, आर के अलोंग। डायरेक्शन कौन शो करता है, यूनिट वेक्टर। आर कैप लगा दूं, यस ओके। अब देखो सर इन सब का ऐड करने का काम कौन करता है, इंटीग्रेशन। कौन करता है, इंटीग्रेशन। यस नाउ नाउ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉल लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, टोटल के कारण कैलकुलेट करना है। तो टोटल के पी पॉइंट पर कैलकुलेट करने के लिए मैं इस डी का क्या कर दूंगा मेरे बच्चों, इंटीग्रेशन कर दूंगा। क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन भी कौन सा, लाइन इंटीग्रेशन। यानी कि लाइन इंटीग्रेशन। क्यों कहा मैंने इसको, इसलिए कहा इस इंटीग्रेशन में जो लिमिट यूज करेंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट जो यूज करेंगे ना, वो किसकी लेंगे, लेंथ की लेंगे। किसकी लेंगे बच्चा, लेंथ की। यस और नो, यस। तो ये किसके कारण हो गया, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो गया, डिराइव हो गया। यस और नो, यस ओके यस। अब आगे देखो, इसी के कंटिन्यू आगे चलें, इसी के कंटिन्यू यदि आगे चलें तो आपके पास आता है सर जिस टाइप से आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसी टाइप से कौन है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसका मैंने आपको बता दिया क्या, कि टोटल सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके यस। अब ध्यान दो सर, उस वाले पॉइंट में लीनियर चार्ज डेंसिटी, इस वाले पॉइंट में कौन होता है बच्चा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। कौन होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके सर, वहां लीनियर चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट किया था, लैम्बडा से। यहां इसको किससे डिनोट करते हैं, डी सॉरी सिग्मा से। किससे, मैं थोड़ा लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान में रहे, सिग्मा से। किससे, सिग्मा से। अब ध्यान दो सर, आपका यहां पर ये टोटल सरफेस है, इस पर मैंने एक एलिमेंट्री पार्ट लिया और इस एलिमेंट्री पार्ट का एरिया कितना ले लिया मैंने, डी ए ले लिया। कैपिटल ए से शो कर दो, स्मॉल ए से शो कर दो, घबराने की दिक्कत नहीं है। अब इस सरफेस पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, डी क्यू। तो कहा सर इस सरफेस चार्ज डेंसिटी का डेफिनेशन क्या कहोगे, बहुत सिंपल, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। वहां क्या था, पर यूनिट लेंथ, यहां पर क्या कह दो, पर यूनिट एरिया। तो यहां पर इसकी डेफिनेशन क्या कह दूंगा मैं, कह देंगे, क्या कहेंगे बताओ, लिख दो यहां पर। तो क्या कहेंगे, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। सही बात है, पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी। यस और नो, यस। तो सिग्मा क्या बन गया आपका, डी क्यू अपॉन डी। यस और नो, यस। अब कहा सर इसका यूनिट बताओ, इसका यूनिट क्या बनेगा। तो यहां पर देखो ऊपर कौन है बच्चा आपका, चार्ज, नीचे क्या है, एरिया। तो चार्ज का यूनिट अभी बताया था कूलम, एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या बन गया, कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसी में ध्यान दो सर, इसका यूनिट ये बना है तो इसका डायमेंशन क्या बनेगा। तो देखो मीटर स्क्वायर मतलब
ऊपर जाएगा तो इसका डायमेंशन L-2, और चार्ज का क्या होता है बच्चा 80, तो क्या बन गया L-2 80। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। अब समझना सर इसका कोई एग्जाम्पल, तो मैंने बता दिया डिस्क वाला भी ले सकते हो, एंड कौन सा ले सकते हो बेटा स्पेरिकल सेल वाला भी ले सकते हो। तो इसका यहां पर एक क्वेश्चन कहूं मैं, एक क्वेश्चन आपको उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे दूं। क्या क्वेश्चन दे दूं? एक तो मैंने यहां पर ले लिया डिस्क, और एक क्या ले लिया बेटा स्पेरिकल सेल। स्पेरिकल सेल, इसका रेडियस भी कितना है बेटा कैपिटल आर, इसका रेडियस भी कितना है कैपिटल आर। इसको मैंने टोटल चार्ज कितना दिया कैपिटल क्यू, इसको भी कितना कैपिटल क्यू, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, अब मैं यहां पर क्वेश्चन कहूं सर डिस्क के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करो, ऐसे कह दे क्वेश्चन। तो देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या कहा था, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। टोटल चार्ज कितना बच्चा कैपिटल क्यू। अब डिस्क का एरिया क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर, तो बोलो ये बन जाएगा नहीं बन जाएगा, टोटल चार्ज अपॉन एरिया। ऐसे यहां पर भी कैलकुलेट करूं, इसके लिए सिग्मा क्या बनेगा, तो वही टोटल चार्ज तो कितना है कैपिटल क्यू, लेकिन इस पेयर का सरफेस एरिया कितना होता है बेटा फटाफट बोलो 4 पाई आर स्क्वायर। इस पेयर का सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कर लोगे इस टाइप का कैलकुलेट, ये ध्यान में रखना। अब देखो वापिस इसी पॉइंट पर आऊं सर, जिस टाइप से आपने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया है, उसी टाइप से क्या इसके कारण भी होगा? हाँ श्योर होगा। अब श्योर होगा तो कैसे, तो कहा वहां पर एलिमेंट्री पार्ट क्या लिया था आपने, DL लेंथ का वायर लिया था, यस और नो। अब यहां पर आपकी क्या है सरफेस, तो यहां पर मैंने क्या ले लिया DA एरिया का क्या ले लिया एक पार्ट ले लिया। सबसे पहले इसके कारण पॉइंट P पर क्या कैलकुलेट कर लूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लूंगा उसी फॉर्मूले से KQ अपॉन R स्क्वायर से कर लिया। फिर उसका कौन सा इंटीग्रेशन कर दूंगा, एरिया इंटीग्रेशन कर दूंगा। कौन सा इंटीग्रेशन, एरिया इंटीग्रेशन। अब यहां पर ध्यान देना, इसका मतलब हुआ सर वहां यदि मैं जाऊं वापिस जाऊं तो यही था आपका। तो देखो यहां पर डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर ही बनेगा, और ऐसा कैसा इंटीग्रेशन कर दूंगा, एल की जगह क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा, यस और नो, यस। तो यहां पर भी मैं राइट कर दूं, यहां पर भी राइट कर दो, यहां पर भी। तो कहा सर इसके कारण पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा एरियल इंटीग्रेशन ऑफ क्या DE वेक्टर। बोलो यही आएगा नहीं आएगा, वहां पर भी यही राइट किया था, ये देख लो ये वाला यही किया था, तो यहां पर भी ये वाला ही राइट करेंगे। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इतना सा। ओके हाँ, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देनी है, इनकी डेफिनेशन को। लैम्बडा क्या है, यूनिट लेंथ का चार्ज। सिग्मा कौन है, यूनिट एरिया का चार्ज, है ना। इसके ऊपर कैसा क्वेश्चन बनता है, एंड इनका यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला जो बोर्ड वाले बच्चे हैं उनको ध्यान में रखना है। मोस्टली इनका डायमेंशन फॉर्मूला एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब इसी से रिलेटेड आपका थर्ड कौन सा है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम का मींस क्या हुआ सर, मशीन से जैसे चार्ज फेंका तो उसके टोटल वॉल्यूम के अंदर चार्ज का क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, यस और नो, यस। ये ध्यान में रखना। तो मैंने ये एक स्पेयर लिया, इसको जैसे चार्ज दिया तो वो पूरा का पूरा चार्ज, टोटल चार्ज यूनिफॉर्मली इसके टोटल वॉल्यूम के अंदर क्या हो जाता है बच्चा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यस। बोलो होगा नहीं होगा,
होगा, क्यों नहीं होगा भाई, ये हो गया, कर दिया इस टाइप से। तो यहां पर भी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको किससे डिनोट करते हो आप, रो से, किससे, रो। हाँ, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जैसे देखो लैम्बडा क्या था, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ। चलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या था, बोलो, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। ऐसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या बनेगा, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी यूनिट वॉल्यूम का मीन्स डी क्यू अपॉन डीवी। अब बताओ इसका यूनिट क्या होगा, तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब। यस और नो, यस। ऐसे अब बताओ सर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, क्या बनेगा, तो देखो मीटर क्यूब को क्या राइट कर दूंगा, L-3, और चार्ज का क्या बनेगा, 80। यस और नो, यस, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब देखो मैं यहां डेफिनेशन इसका राइट कर देता हूं, क्या, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, अब देखो सर इसका मीन्स इसके कारण भी किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहां पर भी मैं एक एलिमेंट्री पार्ट लूंगा, जिसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा, जिसका क्या होगा, वॉल्यूम। और वो वॉल्यूम कितना ले लिया मैंने, डीवी ले लिया, क्या ले लिया, डीवी। तो पहले तो मैं इस एलिमेंट्री पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लूंगा उसी फॉर्मूले से, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर से। वो कैलकुलेट करने के बाद मैं दोबारा पी पॉइंट पर उसका क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन। लेकिन अब कौन सा इंटीग्रेशन बच्चा, वॉल्यूम इंटीग्रेशन। कहोगे नहीं कहोगे, कैसा इंटीग्रेशन, वॉल्यूम इंटीग्रेशन आपको यहां पर करना है। ओके, क्लियर है। तो ये तीन टाइप का आपका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके, यस यस। हाँ, अब लेंगे नया टॉपिक, और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आ रहा है, क्या है, गाउस लॉ। क्या टॉपिक आ रहा है आपका, गाउस लॉ। अब देखो सबसे पहले ये समझो, ये गाउस साहब क्या कहते हैं, गाउस साहब क्या कहते हैं, गाउस साहब कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो किससे कैलकुलेट किया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से भी कैलकुलेट किया था, कोई बात नहीं, रहने दो, किया था मैं मान रहा हूं। लेकिन सर अभी तक जो आपने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करवाया, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करवाया एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करवाया, उनमें जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैलकुलेट करना था, जिनकी साइज इनफाइनाइटली साइज दे दी जाए, उनके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना इतना इजी नहीं है। अब कहा इजी कैसे बनाया, इजी किसने बनाया, गाउस साहब ने बनाया। कैसे बनाया, तो इन्होंने कहा कि जिसके कारण आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, वहां पर एक गाउसियन, एक इमेजिनरी सरफेस अज्यूम कर लीजिए। क्या अज्यूम कर लीजिए बच्चा, बोलो, इमेजिनरी क्लोज सरफेस। क्या अज्यूम कर लीजिए, इमेजिनरी क्लोज सरफेस। तो ध्यान देना सर, इसका मतलब ये हुआ, सर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स किनका कैलकुलेट करता बच्चा, क्लोज्ड सरफेस के लिए कैलकुलेट करता है। सही बात है। और ये कैलकुलेट करने से क्या मीन्स निकलेगा, ये कैलकुलेट करने से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का।
किसका? यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। कर सकते हो नहीं कर सकते? कर सकते हो। बस इतना ध्यान में रखो। तो गाउस साहब क्या कहते हैं? गाउस साहब किसी क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं और उसका यूज किस में होता है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। किसका कैलकुलेट करने के लिए? यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। यस और नो? ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये पक्का हो गया। ये जो गाउस लॉ है ना, ये किसके लिए अप्लाई होगा? क्लोज सरफेस के लिए अप्लाई होगा। अब वो क्लोज सरफेस आपको क्या करनी है? अज्यूम करनी है। सिलेंड्रिकल लोगे, स्पेरिकल लोगे, कैसी लोगे, वो आपको अज्यूम करनी है। अब अज्यूम कैसे करेंगे? इस टाइप का सरफेस अज्यूम करेंगे ताकि जिससे कैलकुलेट क्या हो जाए? इजी वे में हो जाए, है ना। वो आपकी फिक्स है, वो आपको बता दिया जाएगा। अब समझना क्या कहता है इसका स्टेटमेंट। इट स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये ध्यान देना बच्चा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस। और बच्चा ये क्लोज सरफेस कैसी होती है? फटाफट बोलो। इमेजिनरी होती है। हाँ, इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इज एनक्लोज्ड बाई, इस वर्ड का ध्यान में रखना, इज एनक्लोज्ड बाई क्लोज सरफेस। तो क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सबसे पहले एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस ले लो, ले लिया, क्लोज सरफेस ले लिया, यस। अब कहा उसके बाद में चेक करो इस क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है। क्या चेक करो? टोटल चार्ज कितना है, वो मैंने चेक कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। यस और नो? यस। तब ये कहता है इस क्लोज सरफेस से रिलेटेड जो नेट फ्लक्स होता है वो कितना होता है? वो होता है टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स। क्या होता है? टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। यस और नो? ये आपको ध्यान में रखना है। इसका मीन्स हुआ सर, इसका मीन्स हुआ मैं क्या राइट कर सकता हूं? फाई इक्वल टू, यहां पर समेशन क्यू को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो समेशन क्यू, नीचे कौन आपका? ε0। यस और नो? यस, ठीक है। तो इसको आपको डायरेक्ट याद रखना, इसको डायरेक्ट याद रखना है। तो फाई इक्वल टू क्या हो गया? समेशन क्यू अपॉन ε0। यस और नो? यस। अब मैंने एक बात और कही कि मैंने ये कहा इस वर्ड को ध्यान रखना, इस वर्ड का ध्यान रखना, मैंने ये बात कही एनक्लोज्ड। इसका मीन्स हुआ सर गाउस लॉ जो है वो उसी चार्ज पर डिपेंड करता है जो उस क्लोज सरफेस के अंदर है, उसके बाहर जो चार्ज है उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये ध्यान दे लेना। जैसे मैं कहूं सर ये चार्ज, अब बताओ क्या ये वाला चार्ज इस सरफेस के अंदर है? क्या नहीं है। बाहर है या नहीं है? है। तो ये वाला जो चार्ज है वो इस वाले चार्ज के अंदर कैलकुलेट नहीं होगा। ये ध्यान से सुन लेना। ओके, यस और नो? यस। तो यहां पर ध्यान देना, गाउस लॉ ओनली एंड ओनली एनक्लोज्ड चार्ज पर डिपेंड करता है, आउटर चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। और यहां से इस फॉर्मूले से आपको पता भी लग रहा है क्या कि गाउस लॉ डिपेंड्स ऑन टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस। ओनली एंड ओनली टोटल चार्ज पर डिपेंड करता है, इसके अलावा किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है। ये ध्यान दे लेना भैया। ओके,
यस और नो? यस। तो ये इसका स्टेटमेंट हो गया क्या कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड टू इमेजिनरी क्लोज सरफेस इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। यस और नो? यस। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना। सर ये बता दिया आपने, ये हमने समझ भी लिया। अब क्वेश्चन ये आता है, सर इस गाउस लॉ को प्रूफ किससे करें? ये गाउस लॉ कहां से आ रहा है? तो बहुत सिंपल वे में बता रहा हूं, ध्यान रखना। ये जो गाउस लॉ का जो प्रूफ है ना, ये कहां से होता है बेटा? कूलाम लॉ से होता है। किससे होता है? कूलाम लॉ। हाँ, ये ध्यान में रखना। किससे होता है बेटा? कूलाम लॉ से प्रूफ होता है। करके बताऊं? क्या कहा? करके बताऊं। तो यहां पर करते हैं, ध्यान देना। करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे प्रूफ? अब समझना क्या कहे, टॉपिक क्या बोलो? प्रूफ ऑफ गाउस लॉ। गाउस लॉ ये आपको प्रूफ करना है। यस, ओके। अब ध्यान दो, मेरे पास यहां पर कोई भी एक पॉइंट चार्ज है। क्या है? पॉइंट चार्ज। पहले मैं यहां पर एक सरफेस अज्यूम कर लेता हूं, एक सरफेस अज्यूम कर लेता हूं। ये मैंने एक सरफेस अज्यूम कर ली, कर लिया। क्या अज्यूम कर लिया? एक सरफेस अज्यूम कर लिया, क्लोज सरफेस। अब ये देखो, ये मत सोचना सर आपने तो ये स्पेरिकल सरफेस ली है। आप हम और कोई टाइप की नहीं ले सकते क्या? ऐसे 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 नहीं ले सकते क्या? किसी भी टाइप की आप सरफेस ले सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। बस कैलकुलेशन क्या होनी चाहिए? इजी होनी चाहिए। मैन ये है। ओके, तो मैंने कैसी सरफेस ले ली? स्पेरिकल सरफेस। ठीक है, ठीक। अब देखो यहां इसका क्या बचा? सेंटर, सेंटर पॉइंट। हाँ, अब ध्यान देना, ध्यान देना। अब देखो, ये लो, इसका ये रेडियस कितना ले लिया मैंने? कैपिटल आर। रेडियस कितना ले लिया? कैपिटल आर। इस सेंटर पॉइंट पर मैंने किसको बैठा दिया? प्लस कैपिटल क्यू चार्ज को। प्लस कैपिटल क्यू चार्ज। यहां पर मैं क्या बताना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो आपका ये क्लोज सरफेस है ना, इसके अंदर जो टोटल चार्ज है वो कितना है? प्लस कैपिटल क्यू है। यस और नो? यस। अब मैंने क्या किया, इस सरफेस के ऊपर एक पॉइंट अज्यूम कर लिया। ठीक है, ये अज्यूम कर लिया। इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया बेटा? पी। ठीक, क्या नाम दे दिया? पी नाम दे दिया। अब मुझे बताओ, ये आपका ये जो चार्ज है ना, ये क्या है? पॉइंट चार्ज है। इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा? होगा। और पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कहां से डिराइव होता है? कूलाम्स लॉ से होता है। इसलिए गाउस लॉ का प्रूफ भी कहां से होता है? कूलाम्स लॉ से होता है। ओके, ये ध्यान में रखना। ठीक है, अब इस पॉइंट पी पर, अब इस पॉइंट पी पर, ठीक है, बोलो इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा या नहीं होगा? होगा। किस साइड में? इसके रेडियल डायरेक्शन में होगा। ठीक है, यहां पर डायरेक्शन शो कर दूं। यह आपका क्या ले लिया मैंने? पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई दिक्कत नहीं। और यह आपका क्या है? इमेजिनरी क्लोज सरफेस। ओके, ओके, यहां तक ठीक है। अब यहां पर यह कहता है, सर एक एलिमेंट्री पार्ट ले लीजिए। क्या ले लीजिए? एलिमेंट्री पार्ट। अब ये देखो, ये आपका क्या है? यहां पर एक सरफेस है या नहीं है? क्या है? सरफेस। तो यहां पर मैंने एक सरफेस अज्यूम किया, ये ले लो।
ये मैंने एक सरफेस अज्यूम कर लिया। ओके, हाँ। अब इस सरफेस का जो एरिया है ना वो कितना है, डी ए है। कितना है, डी ए। अब मुझे एक बात बताओ सर, सरफेस है तो उसका एरिया वेक्टर है या नहीं है? और यहां पर आपका ये सरफेस कैसा है, स्पेरिकल, जिसका एरिया वेक्टर बोलो इसी साइड में होगा या नहीं होगा? होगा, श्योर होगा। कह दिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो सर, ये जो आपने एलिमेंट्री पार्ट अज्यूम किया है, ये जो आपने एलिमेंट्री पार्ट अज्यूम किया है, ये एलिमेंट्री पार्ट इस सेंटर पर एक एंगल बनाएगा नहीं बनाएगा? बनाएगा। ये लो, ये लो, बोलो ये एंगल बनाएगा नहीं बनाएगा? बनाएगा। इसका मीन्स ये क्या हुआ, ये जो आपका एंगल है, ये जो आपका एंगल है, इस एंगल को मैंने किससे डिनोट कर दिया? डी ओमेगा से डिनोट कर दिया। किसे? डी ओमेगा से। अब कहा सर एंगल को तो थीटा से डिनोट किया जाता है। बेटा आपका यहां पर जो एंगल है वो प्लेन एंगल नहीं है। कैसा एंगल नहीं है? प्लेन एंगल नहीं है। क्या? तो देखो मैं बताता भी हूं, पहले 11th में जो आपका एंगल होता है ना वो दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? प्लेन एंगल, और सेकंड कौन सा होता बच्चा? सॉलिड एंगल। हाँ, सॉलिड एंगल। अब देखो ये जो प्लेन एंगल है ना, ये कौन बनाता है? आर्क बनाता है। कौन बनाता है? आर्क। जैसे ये मैंने एक वायर का टुकड़ा ले लिया, ये यहां पर इस सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? थीटा। दैट इज कॉल्ड प्लेन एंगल। बट सॉलिड एंगल कौन बनाता है? सरफेस बनाता है। कौन बनाता है? सरफेस। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं आपको, तरबूज लाते हो ना, तरबूज, तरबूज वाले को क्या कहते हैं भाई? चेक करके बता लाल है या नहीं है। तो वो चेक करे ना, तब उसको कहना आप कि यार इसको इस टाइप से कट कर, इस टाइप से वो काटता ना चार तरफ से, कि वो ये जो कट कर रहा है ये उसके सेंटर तक जाना चाहिए तरबूज की। और फिर जब वो निकाल के लाए तब देखना जो वो पार्ट कट कट करके आ रहा है ना बाहर, जो कट होके जो पार्ट आ रहा है, वो पार्ट जो सेंटर पर जो एंगल बना रहा है ना, उस एंगल को क्या कहा जाता है? सॉलिड एंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा? सॉलिड एंगल। ये भी आप ध्यान में रखना, ठीक है ना? तो सॉलिड एंगल कौन बनाता है? सरफेस बनाता है। तो मैं यहां पर इसको राइट कर देता हूं, ये कौन आपका सॉलिड एंगल है। ठीक है, हो गया क्लियर? ये क्या आपका सॉलिड एंगल है। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले करना क्या है वो समझना। फर्स्ट, सबसे पहले इस चार्ज के कारण पॉइंट पी पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लो। कर लेते हैं क्या? इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, यस, एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ओके, प्लस क्यू चार्ज के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। क्या फॉर्मूला होता है बच्चा? फटाफट बोलो। ई पी इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सर होता है सर, यहां पर यह भी बता दूं, इस के का मीन्स क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सही बात है, ये कह दी, कैलकुलेट कर लिया। अब जब इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो जाए, उसके बाद में आपको यह कैलकुलेट करना है कि इस सरफेस का, इस वाली सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलो नाउ, नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड टू एलिमेंट्री सरफेस।
किससे बेटा? एलिमेंट्री सरफेस। चलो अब देखो, एलिमेंट्री पार्ट का फ्लक्स भी क्या होगा? छोटा होगा, डी फाई। और वो किसके इक्वल होगा? तो ध्यान देना सर, फ्लक्स क्या होता बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, ई डी एस कोस थीटा, ई डी ए कोस थीटा, ये कहते हो ना। लेकिन यहां पर देखो, ई और डी ए दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में। तो यहां पर थीटा का वैल्यू कितना होगा? 0। तो क्या बन जाएगा बोलो? ई पी इंटू डी। बोलो बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। ईपी का वैल्यू ये पुट कर दो, कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी ए। बोलो है या नहीं है? यस और नो? यही आपका Q अपॉन ये यहां वाला E का वैल्यू यहां पुट कर दिया, और इनटू में क्या था आपका? DA था। यस और नो? यस। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, अब ध्यान से समझना। क्या मैं इसको ऐसे राइट कर सकता हूं क्या? बताना। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू DA अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। क्या ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूं क्या? कर सकते हो। अरे वही तो मैंने ऐसे तो राइट किया, 4 पाई r स्क्वायर इसके नीचे लेके चला गया और कुछ नहीं किया। चलो इतना कर सकते हो सर। अब मुझे एक बात बताओ, आपको याद हो तो, मैंने एंगल इक्वल टू क्या कहा था? आर्क अपॉन रेडियस। समझा? तो यहां पर देखो, यहां पर मैं इसको इस टाइप से राइट कर दिया। अब समझना, थोड़ा ध्यान देना। यहां पर ये जो पार्ट है ना आपका, ये वाला जो पार्ट है, डी ए अपॉन आर स्क्वायर को क्या कहा जाता है? सॉलिड एंगल कहा जाता है। या सुनो, जो आपने एलिमेंट्री सरफेस अज्यूम की है, वो कितना एंगल बना रहा है? वो आपका कौन है? सॉलिड एंगल है। या सुनो? यस। अब ध्यान दो, मैं इसको और क्या राइट कर सकता हूं? और क्या राइट कर सकता हूं? देखो, और डी फाई ई इक्वल टू क्या राइट कर सकते हो? देखो क्या आया था, बोलो फटाफट। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या राइट कर सकता हूं यहां पर? डी ओमेगा। यस, ओके। नाउ नाउ टोटल फ्लक्स रिलेटेड टू क्लोज्ड सरफेस। यस, किसका चाहिए? क्लोज सरफेस का। और क्लोज सरफेस का जो टोटल फ्लक्स होगा, वो ऐसे एलिमेंट्री पार्ट के फ्लक्स के ऐड के इक्वल होगा। और एडिशन का काम कौन करता है बच्चा? इंटीग्रेशन करता है। तो यहां पर इसका क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। लेकिन क्लोज सरफेस के लिए जो इंटीग्रेशन होता है, वो कैसा होता है? होल इंटीग्रेशन। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी ओमेगा। अब देखो, यहां पर चार्ज क्या है? फिक्स है, बाहर ले लिया। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को भी कहां ले लिया? बाहर। होल इंटीग्रेशन कर दिया किसका मैंने? डी ओमेगा का। यस और नो? यस। अब देखो सर, ये जो आपका पार्ट है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये किसको रिप्रेजेंट करता है? जैसे आप कहते हो, एक सर्किल या एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करता है? 2 पाई करता है ना। उसी टाइप से एक टोटल क्लोज सरफेस कितना एंगल सबटेंड करेगी? 4 पाई। कितना? 4 पाई। तो ये किसके इक्वल होगा बोलो? 4 पाई के। तो क्या राइट कर दूंगा बोलो? फाई ई इक्वल टू, यस, क्या बनेगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, इसकी जगह क्या राइट कर दूंगा? 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या बन गया बोलो? फाई ई इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो फटाफट, यही आपका गाउस लो है या नहीं है? है। बोलो, यही आपका क्या है? गाउस लो। यस और नो? यस। तो गाउस लो का प्रूफ कहां से हुआ?
कूलाम लॉ से हुआ। किससे हुआ? कूलाम लॉ से। ध्यान रहेगा, इस टाइप से आपको इसको ध्यान में रखना है। अब देखो, इसी में रनिंग में चले आगे, इसी में रनिंग में चले आगे तो कैसे ध्यान देना। कहा सर गाउस लॉ कंप्लीट कर लिया। अब जो गाउस लॉ समझाते वक्त जो बातें कही, उन्हीं बातों का कॉन्क्लूजन निकालना है। कैसे समझना? सर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस लॉ, इस लॉ के रिगार्ड कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमारे को ध्यान में रखना चाहिए। देखो, और ये जो पॉइंट्स है ना, इन सभी पॉइंट्स पर एक बहुत अच्छे अच्छे छोटे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। मैं एक एक न्यूमेरिकल्स को यहां पर डिफाइन भी करूंगा, ध्यान देना। फर्स्ट पॉइंट कौन सा आपका? गाउस लॉ डजंट डिपेंड ऑन साइज एंड शेप ऑफ द क्लोज सरफेस। और ये बात तो मैंने जब तभी बता दी थी कि गाउस लॉ केवल और केवल टोटल चार्ज पर डिपेंड करता है और किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है। तो जो आप क्लोज सरफेस अज्यूम करते हो, जो इमेजिनरी क्लोज सरफेस अज्यूम करते हो, उसकी शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन कहूं, सर एक क्वेश्चन कहूं इसके ऊपर ही, क्या क्वेश्चन कहूं? सर एक आर रेडियस का स्पेयर है, ठीक है, कितने रेडियस का? आर रेडियस का। इसके सेंटर पर कितना चार्ज रखा बच्चा? क्यू चार्ज रखा है। अब कह रहा है यदि इस क्लोज सरफेस की शेप को, या मैं कहूं साइज ले लूं, पहले साइज को डबल कर दिया जाए, मींस रेडियस डबल कर दी जाए, लेकिन चार्ज उतना ही है, चार्ज उतना ही है, तो बताओ इसका फ्लक्स कितना टाइम्स होगा? फ्लक्स कितना टाइम्स होगा? तो देखो, इसके लिए गाउस लॉ अप्लाई करो तो फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है? टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन। इसके लिए भी क्या होगा? टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे यस और नो? यस। तो बताओ यहां पर कहीं पर भी शेप आ रही है क्या? नहीं। इसका मतलब हुआ क्लोज शेप का या क्लोज सरफेस की शेप को यदि डबल 3 टाइम्स 4 टाइम्स भी कर देगा तो भी इसके रिलेटेड फ्लक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, हाँ। और यदि ऐसे कह दे, ऐसे एक पॉइंट ये कह दे आपको कि ऐसे कह दे कि मान लीजिए पहले आपका क्लोज शेप कैसा था, सरफेस कैसा था बोलो? स्पेरिकल। बाद में इसको क्या कह दे? मान लीजिए क्यूबिक ले लिया। क्या ले लिया? क्यूबिक। तो यहां पर इसकी शेप चेंज करने से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो अगला, अगला पॉइंट क्या है? गाउस लॉ डजंट डिपेंड ऑन आउटसाइड चार्ज। बताया था ना मैंने भी, क्या केवल किस चार्ज पर डिपेंड करता है? जो आपकी क्लोज सरफेस से एनक्लोज्ड हो, उस पर डिपेंड करता है। सरफेस के बाहर जो चार्ज है उस पर गाउस लॉ कभी भी डिपेंड नहीं करता है। ओके, ध्यान रखना। अगला क्या कह रहे हैं? द टोटल, हाँ इसके ऊपर एक क्वेश्चन करवा दूं, एक क्वेश्चन कहूं। सपोज कीजिए ये एक सरफेस ये है, सेकंड सरफेस ये है ना, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड। एक चार्ज ये +2 कूलम, -3 कूलम, -1 कूलम, +2 कूलम, +1 कूलम, ऐसे। अब मुझे कोई क्वेश्चन है कि सेकंड सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स कैलकुलेट करो। जो सेकंड क्लोज सरफेस है ना, उससे रिलेटेड फ्लक्स कैलकुलेट करो। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। अब देखो किस सरफेस का कैलकुलेट करना है? सेकंड सरफेस का। और सेकंड सरफेस के अंदर टोटल चार्ज चेक करो कितना है। तो देखो सेकंड सरफेस के अंदर ओनली ये और ये वाला चार्ज आ रहा है। क्या ये वाले चार्ज आ रहे हैं? क्या नहीं आ रहे। तो यहां पर टोटल चार्ज +2 -1 +1 +1 +1 +2, तो यहां पर कितना आएगा? 2। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट कर दोगे नहीं कर दोगे? कर दोगे।
यस। तो कभी भी क्लोज सरफेस के जो आउटसाइड चार्ज है ना, उस पर कभी भी डिपेंड नहीं करता। यदि ऐसे कह देता एक सरफेस आपका ये है, अब बोलता ये थर्ड सरफेस है, इस सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स कितना होगा। अब इस सरफेस के लिए ये टोटल चार्ज ऐड होगा या नहीं होगा, टोटल चार्ज काउंट होगा। ध्यान रह जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके यस। अब देखो, चलो अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट, द टोटल चार्ज इज एनक्लोज्ड इन क्लोज सरफेस इज जीरो। यदि उस क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना हो, जीरो, तब उसका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो क्लोज सरफेस इज जीरो हो गया नहीं होगा। भैया मुझे एक बात बताओ, यहां पर एक बात बताओ, क्या एक बात बता दो। हाँ, टोटल फ्लक्स किसके इक्वल होता है, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि टोटल चार्ज आपका जीरो होगा तो फ्लक्स भी कितना होगा, फटाफट बोलो, जीरो होगा। यस और नो, यस। जैसे क्वेश्चन दे दे कैसा यहां पर कि एक क्लोज सरफेस है जिसके अंदर दो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखे हैं, तो इस सरफेस का टोटल फ्लक्स कितना होगा। तो देखो यहां कितने इलेक्ट्रिक डाइपोल रखे हैं, दो, और एक डाइपोल का नेट चार्ज कितना होता है, जीरो, तो दोनों का भी कितना होगा, जीरो। तो टोटल चार्ज जीरो है तो फ्लक्स भी कितना होगा, जीरो। यस और नो, यस। इस टाइप का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला, द चार्जेज मे बी लोकेटेड एनीवेयर इनसाइड द सरफेस। हाँ, ये बात सही है। आपका जो आप क्लोज सरफेस अज्यूम कर रहे हो उसके अंदर आपका चार्ज कहीं पर भी रखा हो सकता है, कहीं पर भी लोकेट हो सकता है, ये ध्यान रखना। अगला, गाउस लॉ इज बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर। इनवर्स स्क्वायर लॉ पर डिपेंड करता है। अब कैसे डिपेंड करते हैं, अरे भैया अभी कहा था गाउस लॉ का प्रूफ कहां से हुआ, कुलाम्स लॉ से। कुलाम्स लॉ बोलो स्क्वायर डिस्टेंस पर फॉलो करता है नहीं करता, करता है। तो गाउस लॉ भी किस पर डिपेंडेंस रखता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ पर डिपेंड करता है। ओके, ये ध्यान में रखना है। ओके, हाँ। अब इसके जस्ट बाद में क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ गाउस लॉ। सर इस गाउस लॉ का यूज कहां कहां किया जा सकता है, किन किन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया जा सकता है, वो वाला टॉपिक यहां पर कंप्लीट करेंगे। ओके यस।